Hello everyone, welcome to the class. My name is Fareen Khan and I am your guide for English literature. आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में जो हमारा टॉपिक इंक्लूडेड है ऐसे उसमें से हम हमारा फर्स्ट ऐसे ऑफ स्टडीज इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ स्टडीज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। ये फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे है। बेकन एक बहुत ही फेमस एसेइस्ट हैं जिनका ये वर्क हमारे अभी आरपीएससी का जो सिलेबस चेंज हुआ था सेकेंड ग्रेड का उसके अकॉर्डिंग ये ऐड किए गए हैं। पहले ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगता था, अब ये सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो हम इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम राइटर के बारे में यानी कि फ्रांसिस बेकन के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में राइटर की बायोग्राफी या फिर वर्क्स या फिर अचीवमेंट्स को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। फ्रांसिस बेकन जिनका बर्थ हुआ था 1561 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1626 में। कंटेम्प्रेरी टू शेक्सपियर, ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी राइटर थे, यानी कि ये रेनेसा रेनेसा एज से रिलेटेड हैं। एलिजाबेथन एसेइस्ट यानी कि एलिजाबेथन एज के फेमस एसेइस्ट हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड रेनेसा मैन एंड ही इज एन अटॉर्नी जनरल एंड लीगल एडवाइजर इन द रेनेसा एज। ये लॉर्ड चांसलर भी रहे हैं 1618 टू 1621 तक। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड एसेज, बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड एसेज कहा जाता है। और जो जनरली फादर ऑफ एसेज हैं वो मॉन्टेन को कहा जाता है। फादर ऑफ एसेज इज मॉन्टेन। एंड प्रिंस ऑफ एसेज कहते हैं हम चार्ल्स लैम को। तो यहाँ पर हमारे ये 3 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं कि फादर ऑफ एसेज नॉर्मली हम कहते हैं मॉन्टेन को, लेकिन अगर फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड एसेज आ जाएगा तो हम कहेंगे फ्रांसिस बेकन को। एंड अगर प्रिंस ऑफ एसेज पूछा जाए तो ये होंगे हमारे चार्ल्स लैम। नेक्स्ट, बेकन की राइटिंग स्टाइल के कुछ करेक्टरिस्टिक हैं कि बेकन की राइटिंग स्टाइल को हम जनरली कहते हैं कि बेकन की राइटिंग स्टाइल में टर्सनेस है एंड ब्रेविटी है। इसका मतलब है कि ग्रेट बॉडी ऑफ थॉट इनटू ए फ्यू वर्ड्स, यानी कि बेकन का जो ऐसे होता है वो बहुत कम शब्दों में और बहुत गहरी गहरी डीप फिलोसॉफिकल बातें कह जाता है। तो ये एक टर्सनेस में मतलब संक्षिप्तता एंड ब्रेविटी मतलब उपयुक्तता। तो ये कम शब्दों में अच्छी बात कह देता है बेकन, इसीलिए ये इनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट इज फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। बेकन को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। अब एम्पिरिसिज्म एम्पिरिसिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है जनरली जो कि होता है नॉलेज कम्स ओनली थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी कि एम्पिरिसिज्म में जो भी नॉलेज गैदर करते हैं वो या तो हम एक्सपीरियंस के थ्रू गैदर करते हैं या फिर हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू गैदर करते हैं। यानी कि वर्डली विजडम को एम्पिरिसिज्म से रिलेटेड किया जा सकता है कि जो भी हम सीखते हैं हमारी लाइफ में वो या तो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। तो बेकन इस मामले में बहुत ही प्रोलिफिक राइटर है अपने, इसीलिए बेकन को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जा सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अफोरिस्टिक एंड एपिग्रामेटिकल, यानी कि बेकन की जो राइटिंग स्टाइल है वो अफोरिस्टिक है और एपिग्रामेटिकल है। मीन्स दैट कि इसमें टर्सनेस भी है एंड कॉम्पैक्टनेस भी है, विजडम भी है। और ये इनकी जो ऐसे की लाइन है उन्हें हम छोटी छोटी सेइंग्स में भी ब्रीफ सेइंग्स में भी डिवाइड कर सकते हैं कि लाइक इस ऐसे में एक लाइन आती है कि क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। यानी कि जो क्राफ्टी मैन होते हैं
यानी कि जो चालाक लोग होते हैं वो स्टडी को कंडेम करते हैं, और सिंपल मैन एडमायर देम, यानी कि सिंपल जो पीपल होते हैं वो उसको एडमायर करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, एंड वाइज मैन यूज देम, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो उसका यूज करते हैं। तो अफोरिस्टिक एंड एपिग्रामेटिकल स्टाइल का मतलब है कि ये ब्रीफ ब्रीफ लाइंस होती हैं, छोटी छोटी लाइंस होती हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत डीप होता है, बहुत गहरा होता है, कम शब्दों में अच्छी बातें कह देता है बेकन। अब हम इसकी पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं कि जो हमारा ऐसे है ये फर्स्ट एडिशन ऑफ एसेज ऑफ बेकन, यानी कि बेकन का जो ऐसे फर्स्ट एडिशन था एसेज का, ये एसेज नाम से ही था, जिसमें कि जो कि 1597 को पब्लिश किया गया था, जिसमें कि टोटल 10 एसेज थे, जिसमें हमारे ये ऑफ स्टडी है ये भी इंक्लूडेड था। नेक्स्ट जो इसका एडिशन आया था, सेकेंड एडिशन, वो 1612 में आया था, जिसमें टोटल 38 ऐसे थे, और थर्ड एडिशन आया था इसका 1625 में, जिसमें टोटल 58 ऐसे थे। तो इन तीनों में ही हमारा ऐसे इंक्लूडेड है, लेकिन अगर इसकी पब्लिकेशन ईयर की बात की जाएगी तो सबसे पहले ये 1597 वाला जो फर्स्ट एडिशन है उसमें ही ये इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सबटाइटल। जो ये वर्क है इसका एसेज, इसका जो सबटाइटल है वो है काउंसिल सिविल एंड मॉरल, ये इसका सबटाइटल है। तो ये भी हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि इसका सबटाइटल क्या है, काउंसिल सिविल एंड मॉरल। और जो बेकन है उसने अपने एसेज को डिस्पर्स मेडिटेशन कहा है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नेट जैसी एग्जाम होती हैं उनमें पूछा जाता है। तो एग्जामिनर का कोई पता नहीं, कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें ये याद रखना होगा कि बेकन ने अपने एसेज को डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस कहा है। नेक्स्ट इज बेकन के बारे में जो अदर राइटर्स हैं उन्होंने कुछ कोटेशन कही है बेकन के बारे में। तो अलेक्जेंडर पोप एक बहुत फेमस राइटर हैं, उन्होंने बेकन के बारे में कहा है कि द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि सबसे बुद्धिमान, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड है कौन, बेकन। तो ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट इज विलियम ब्लेक। ब्लेक ने कहा है कि गुड एडवाइस फॉर सैटन्स किंगडम, यानी कि जो बेकन है वो कम शब्दों में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, तो इसीलिए ब्लेक ने उनको ये कहा है कि जो बेकन की जो राइटिंग है, यानी कि बेकन के जो एसेज हैं वो गुड एडवाइस फॉर सैटन्स किंगडम है। फुल नेम देख लेते हैं बेकन का, लॉर्ड विस्काउंट वेरुलम सर फ्रांसिस बेकन, और इनको लिटिल लॉर्ड कीपर भी बोला जाता था, ये नाइट नाइट भी बोला जाता था, बैरन और विस्काउंट, ये रेनेसा टाइम की उपाधि कह लेते हैं जो सोल्जर्स को या लॉर्ड्स को दी जाती थी। तो नाइट, बैरन एंड विस्काउंट ये जनरली उपाधियों से रिलेटेड हैं। तो ये इनका फुल नेम था लॉर्ड विस्काउंट बेरुलम सर फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट इनके वर्क्स देख लेते हैं। इसकी जनरली राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो ये हमारे बहुत फेमस राइटर्स हैं लाइक वर्ड्सवर्थ हो गए, शेक्सपियर हो गए, बेकन हो गए, तो ये हमें इनकी तो नॉलेज हमें होनी चाहिए, बिकॉज वी आर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स। सो एग्जामिनर को ये एग्जाम में ये चेक करता है एग्जामिनर कि इनको लिटरेचर की या अपने सब्जेक्ट की कितनी समझ है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें आनी ही चाहिए। अब जैसे कि अभी रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बेकन का एक ऐसे इंक्लूडेड है ऑफ ट्रुथ, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि उसमें 4 राइटर्स दिए थे और उनके 4 वर्क्स दिए थे, तो उनको मैच करवाया था, जिसमें कि बेकन भी थे, और बेकन का ये वाला वर्क नोवेम ऑर्गेनम, तो ये बहुत ही फेमस वर्क है बेकन का, तो ये उसमें दिया हुआ था। तो एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं होता, उसमें कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पूरे जो हमारे टॉपिक है उसका 360 डिग्री एनालिसिस करके और उसको रेडी करना है। तो यहाँ पर वर्क्स देख लेते हैं हम बेकन के। तो फर्स्ट वर्क इज द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग,
ये बहुत ही फेमस वर्क है जो जनरली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। सेकंड इज डी सोफिएटा वेटरम यानी द विजडम ऑफ एंशियंट। थर्ड इज नोवम ऑर्गेनम। फोर्थ इज हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवेंथ। 5 नंबर इज डी ऑगमेंटिस यानी पार्टीशन ऑफ साइंस। नेक्स्ट इज द न्यू अटलांटिस और इसमें इन्होंने बेकोनियन मेथड का यूज किया है न्यू अटलांटिस में। अब चलते हैं हमारे ऐसे के ऊपर, उसको हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा ऐसे ऑफ स्टडीज। फर्स्ट लाइन इज स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडी हमें सर्व करती हैं फॉर डिलाइट यानी हैप्पीनेस के लिए, फॉर ऑर्नामेंट यानी डेकोरेशन के लिए, एंड फॉर एबिलिटी एंड एबिलिटी इज यानी कि हमारी योग्यता। स्टडी से स्टडी सर्व अस डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी मीन्स दैट स्टडी से हमें हैप्पीनेस मिलती है। स्टडी से हम हमारी जो लैंग्वेज होती है या जो हमारा परसेप्शन होता है उसको एक ऑर्नामेंटेशन मिल जाता है, यानी कि हम हमारी भाषा या हमारा व्यवहार जो भी है उसको हम और भी एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। एंड फॉर एबिलिटी, और स्टडी से हमें हमारी एबिलिटीज का भी ज्ञान होता है। दियर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, यानी इसका जो चीफ यूज है फॉर डिलाइट यानी कि जो हैप्पीनेस के रिगार्डिंग इसका जो मेन यूज है इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। जब हम अकेले में होते हैं तो हमें जो स्टडी है उससे हमें बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, और ऑर्नामेंट का कैसा है कि जब हम डिस्कोर्स करते हैं यानी कि जब हम बातचीत करते हैं तो तब हमें हमारी स्टडी का यूज मिलता है। नेक्स्ट इज एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, और जब हम कोई भी हमारा जजमेंट लेते हैं यानी कि हम कोई भी हमारा निर्णय लेते हैं या फिर हमारा बिजनेस के रिगार्डिंग हम कोई भी डिस्पोजिशन करते हैं तो उसमें हमारी ये एबिलिटी के रूप में शो होता है। तो ये लाइन है तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन इनका वर्ड्स भी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका बहुत ही डीप कॉन्टेक्स्ट में जाके बहुत ही मीनिंगफुल लाइन्स हैं। ये हमारी जनरल लाइफ में भी अप्लाइड होती हैं कि कैसे स्टडी हमें हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको निखारने में बहुत मदद करती है। फोर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स judge of particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. फोर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, यानी कि जो एक्सपर्ट पीपल होते हैं वो स्टडी के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने जो पर्टिकुलर्स होते हैं उनको वन बाय वन जज भी कर सकते हैं। बट द जनरल काउंसिल, लेकिन जो साधारण लोग होते हैं, एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, वो इनको केवल जो छोटी मोटी बातें होती हैं या फिर नॉन सीरियस मैटर होते हैं और नॉन सीरियस अफेयर्स होते हैं उनमें इसको अप्लाई करते हैं। फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड, और ये उनके थ्रू ज़्यादा अच्छे से आती है, कम बेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। नेक्स्ट, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। अब यहाँ बेकन स्टडी की जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी शो करेंगे और जो स्टडीज़ के फ्लॉज हैं यानी कि स्टडी की जो कमियां हैं उनको भी शो करेंगे। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, यानी कि स्टडी में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करना एक स्लॉथ के जैसा है। यानी कि स्लॉथ एक एनिमल होता है जो कि बहुत ज़्यादा लेजी टाइप का होता है। तो ये कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं, जो स्टडी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, यानी कि जो अपनी लाइफ का जो ज़्यादातर टाइम है वो स्टडी में देते हैं, तो वो स्लॉथ की जैसे हो जाते हैं, यानी कि वो लेजी हो जाते हैं। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज एन अफेक्टेशन। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन, और जो लोग इसको ऑर्नामेंटली
ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं वो इसका दिखावा करते हैं। इस अफेक्टेशन यानी अफेक्टेशन मीन्स दिखावा करना या फिर मौखरी करना। नेक्स्ट लाइन इज टू मेक जजमेंट होली बाय दियर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर। और इसका जो इसके रूल्स को अपना जजमेंट बना लेते हैं, जो इसे जजमेंट की तरह देते हैं, वो स्कॉलर की तरह अपने आप को प्रिटेंड करते हैं। नेक्स्ट लाइन इज दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। वो स्टडी जो है वो परफेक्ट करती है नेचर को, एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू परफेक्ट होती चली जाती है। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स that need pruning by study, and study themselves do give forth directions too much at large except they be bounded in by experience। इन लाइन्स में बेकन कहता है कि जो नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं, जो हमारी इनेट एबिलिटीज़ हैं, हमारी जो क्षमताएं होती हैं, वो नेचुरल प्लांट्स की जैसी होती हैं। यानी कि जो हमारी स्टडी है वो प्लांट्स की तरह है दैट नीड प्रूनिंग। नहीं, जो हमारी जो एबिलिटीज़ हैं वो प्लांट्स की जैसी हैं और उन्हें प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारा प्लांट्स जब बड़ा हो जाता है तो हमें उसकी समय समय पर टाइम टाइम पर उसकी कटाई छटाई करनी होती है। प्रूनिंग कहते हैं कटाई छटाई को। उसी तरह हमारी एबिलिटीज़ होती हैं जिनकी हमें टाइम टू टाइम प्रूनिंग करनी होती है, तो वो हम स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। डू गिव फोर डायरेक्शन टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाई एक्सपीरियंस। और उन्हें जब हम बाउंड करते हैं एक्सपीरियंस से तो स्टडी हमें एक नई डायरेक्शन देती है जिससे कि हम हमारी एबिलिटीज को और ग्रो कर सकें। नेक्स्ट लाइन इज क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। जो क्राफ्टी पीपल होते हैं वो स्टडी को कंडेम करते हैं, एंड सिंपल मैन एडमायर देम, यानी कि सिंपल जो पीपल होते हैं वो स्टडी को एडमायर करते हैं यानी कि उसकी प्रशंसा करते हैं, एंड वाइज मैन यूज देम, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो स्टडी को यूज करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज ए विजडम विदाउट देम एंड अबव देम बोर्न बाई ऑब्जर्वेशन। और फॉर दे टीच नॉट दियर ओन यूज, और वो उसे अपने यूज के लिए नहीं टीच करते हैं बल्कि दैट इज ए विजडम, यानी कि एक बुद्धिमत्ता होती है विदाउट देम, जो उनके अलावा होती है, एंड अबव देम, और उनसे भी ऊपर होती है, जो उन्होंने किससे सीखी होती है, ऑब्जर्वेशन से। यानी कि स्टडी होती है हमारी वो बहुत इंसान को परफेक्ट कर देती है, जिससे कि उसका जो बिहेवियर है और जो उसकी पर्सनैलिटी है उसमें शो होता है। नेक्स्ट लाइन इज रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, नॉर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉर टू फाइंड टाक एंड डिस्कोर्स बट टू वे एंड कंसीडर। यहाँ बेकन कहते हैं कि रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट। तो बेकन कहते हैं कि कंफ्यूजन के लिए और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए मत पढ़ो, नॉर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और किसी भी चीज़ पर विश्वास करने के लिए या फिर उसे इजीली अपने बिहेवियर में लेने के लिए यूज मत पढ़ो। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और उसे इसीलिए भी मत पढ़ो कि आपको बहुत ज़्यादा अपने डिस्कोर्स के लिए उसे यूज़ करना है, या फिर आपको बहुत ही अपनी बातचीत को अच्छा इम्प्रेसिव बनाना है या उस लिए, बट टू वे एंड कंसीडर, बल्कि हमें इसीलिए पढ़ना चाहिए जिससे कि हम चीज़ों को एनालाइज कर सकें और उन्हें कंसीडर कर सकें, यानी कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेटर है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बेटर नहीं है। ये जो ह्यूमन के लिए एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है, उसके लिए स्टडी का यूज़ है। तो हम केवल इसे कॉन्ट्राडिक्शन के लिए या फिर लोगों को कंफ्यूज करने के लिए या फिर उस पर इजीली बिलीव करने के लिए या फिर डिस्कोर्स के लिए ही यूज़ नहीं करना चाहिए,
बल्कि हमें चीज़ों को एनालाइज और कंसीडर करने के लिए पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट लाइन इज सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम अदर्स टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। यानी कि कुछ बुक्स, अब यहाँ बेकन बुक्स से रिलेटेड कुछ बात कहते हैं कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, यानी कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें ओनली टेस्ट करना चाहिए। जैसे कि हम कभी भी कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हम, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसे हम ओनली टेस्ट करते हैं कि हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें ना चाहते हुए भी उन्हें निगलना ही पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत मज़े से च्यू करके अच्छे से बहुत देर तक खाते ही रहते हैं। तो उसी तरह ये बुक्स के बारे में भी उस कॉन्सेप्ट को बुक्स पे अप्लाई कर रहे हैं कि जो कुछ किताबें होती हैं उन्हें हमें केवल टेस्ट करना चाहिए, अदर्स टू बी swallowed, और कुछ को तो केवल निगलना ही चाहिए, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और जो कुछ इम्पोर्टेंट होती हैं उन्हें अच्छे से हमें धीरे धीरे करके च्यू करके और अच्छे से डाइजेस्ट करना चाहिए। अब ये नहीं है कि हमें किताबों को खाना है, मीन्स दैट कि हमें उन्हें अच्छे से कैसे कैसे पढ़ना है। ये वे ऑफ रीडिंग है कि हमें कुछ बुक्स को कैसे देखना है, कुछ बुक्स को कैसे डील करना है और कुछ बुक्स को कैसे डील करना है। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बेकन कहते हैं कि कुछ बुक्स होती हैं उनके हमें केवल ओनली कुछ पार्ट्स में ही पढ़ना चाहिए, अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, और कुछ ऐसी होती हैं जो जिन्हें हमें ज़्यादा क्यूरियस होके नहीं पढ़ना है कि एकदम से हमने स्टार्ट करी कोई बुक कि अरे अब तो हम बहुत क्यूरियस हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, और जब हम उसे पढ़ने लगे तो बहुत बोर फील हो गए, तो उसको ऐसे भी नहीं करना है। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, और कुछ को हमें टू बी टू बी रीड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, और कुछ को बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से डिलीजेंस एंड अटेंशन, और बिल्कुल एकदम बुद्धिमत्ता के साथ पढ़ना है। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाई डेप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाई अदर्स, और कुछ बुक्स को तो हमें ऐसे डील करना होता है कि जो उनके एक्सट्रैक्ट हैं, जैसे कि कोई पोइम्स के कुछ पार्ट्स हैं, वो किसी अदर के द्वारा, यानी कोई और अदर पीपल के द्वारा उन्हें रेडी किया गया हो, तो उनको ऐसे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, बट दैट वुड बी ओनली in the less important arguments and the meaner sort of books, else distilled books are like common distilled waters, fleshy things। यहाँ बेकन कहते हैं कि यानी कि जिन्हें हम उनके डेप्यूटी के द्वारा जो रेडी किया गया है, उन बुक्स को अगर हम पढ़ते हैं या उनके एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ते हैं तो वो लेस इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट होते हैं उनमें, और वो मीनर सॉर्ट की बुक्स होती हैं। वो एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि जो ऐसी बुक्स होती हैं वो डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं, फ्लैशी थिंग्स, यानी कि जैसे कि हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है टेस्टलेस या इंसिपिड, तो ये ऐसी फ्लैशी थिंग्स होती हैं। नेक्स्ट लाइन, रीडिंग मेक ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, यानी कि जो रीडिंग होती है वो इंसान को एक फुल मैन बना देती है, यानी कि उसके व्यवहार को एकदम चेंज कर देती है। कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, और जो हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी कि जो बातचीत करते हैं जिससे कि हमारा जो ये डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस है वो डेवलप होता है, तो वो एक इंसान को रेडी कर देती हैं, यानी कि उसे कोई भी डिबेट या कोई भी ऐसी जगह में चले जाएं वो जहाँ कि ना उनको अपने आप को प्रूव करना पड़े, तो ऐसे लोग अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इंसान को एक रेडी मैन की तरह ट्रीट करती है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और जो राइटिंग होती है वो इंसान को एक एग्जैक्ट मैन बना देती है, जिससे कि वो जो इंसान है वो उसे अगर कहीं भी अपनी जो फीलिंग्स हैं या फिर कोई भी अपना बिहेवियर है उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिले तो वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है।
एंड देयरफॉर इफ ए मैन राइट लिटिल, और इसीलिए अगर कोई इंसान जो कम लिखता है, ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी, यानी कि अगर कोई इंसान जो कम लिखता है तो उसको उसकी ग्रेट मेमोरी होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो याद करने की पावर है या फिर उसको जो ग्रेस्प करने की जो पावर है वो उसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इफ़ ही कॉन्फर लिटिल, और अगर वो कम बोलता है यानी कि जो उसकी कॉन्फ्रेंस पावर है वो कम है, तो ही हैड नीड हैव ए प्रेजेंट विट, तो उसको उसकी जो प्रेजेंट विट है यानी कि जो उसकी बुद्धिमत्ता है, यानी कि उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है या फिर उसकी जो वाक्पटुता कह सकते हैं हम, तो वो ज़्यादा होनी चाहिए उसमें। एंड इफ़ ही रीड लिटिल, और अगर वो कम पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डथ नॉट, और अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ता है तो उसे इतना कनिंग होना चाहिए यानी कि इतना क्लेवर होना चाहिए कि वो अपनी जो अज्ञानता है उसको छुपा सके। तो ये वही हैं जो ऊपर बात कही गई है उसको आगे डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे रीडिंग मेक इट ए फुल मैन, राइटिंग ए एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, तो उसको ही आगे यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट लाइन इज हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, यानी कि जो हिस्ट्री होती है वो पीपल्स को क्या बनाती है, वाइज बनाती है, यानी कि हिस्ट्री जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं वो बेकन के अकॉर्डिंग वाइज होते हैं, पोइट्स विटी, और जो पोइट्री या पोइम्स को या लिटरेचर को पढ़ते हैं वो विटी होते हैं। पोइट्री विटी बनाती है एंड मैथमेटिक्स सटल, इसको करेक्शन कर लेना, ये सबटाइटल लिखा हुआ है ये सटल है, SUBTLE मीन्स एनालिटिकल, एनालिटिकल, यानी कि जो स्टडी हो, सॉरी ये रहा मैथमेटिक्स सटल, यानी कि जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनमें एनालिटिकल पावर ज़्यादा होती है। नेचुरल फिलोसफी डीप, और जो लोग नेचुरल फिलोसफी को ज़्यादा पढ़ते हैं वो डीप होते हैं। मॉरल ग्रेव, और जो नैतिक चीज़ों को पढ़ते हैं वो ग्रेव होते हैं। लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंट, और जो लॉजिक और रिटोरिक होता है वो एबल टू कंटेंट होता है। नेक्स्ट लाइन इज एबुएंट स्टडिया इन मोर्स, यानी कि ये एक लैटिन फ्रेज है। बेकन अपने एसेज में ऐसे लैटिन फ्रेजेस को यूज करते हैं, तो इसका मीन्स है कि स्टडी पास इनटू करेक्टर, यानी कि जो हम जो जैसा पढ़ते हैं यानी कि जैसा हम स्टडी करते हैं वो हमारे व्यवहार में वैसा ही हम बन जाते हैं। स्टडी के थ्रू जैसा जैसी स्टडी हम करते हैं वैसे ही हम अपने व्यवहार को अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। नेक्स्ट लाइन इज ने देयर इज नो स्टोन or impediment in the wit but may be wrought out by wit studies। इन लाइन्स में राइटर बेकन कहते हैं कि देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट इन द विट, देयर इज नो स्टोन यानी कि स्टोन मीन्स बाधा एंड इम्पेडिमेंट मीन्स रुकावट, यानी कि हमारी जो बिट है उसमें कोई बाधा या रुकावट वैसे तो नहीं आती है, बट मे बी रॉट आउट बाई फिट स्टडीज, बट अगर आ भी जाए तो हम उसे स्टडी के थ्रू फिट कर सकते हैं। लाइक एज डिजीज ऑफ द बॉडी मे हैव अप्रोप्राइट एक्सरसाइज, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज आ जाती है तो उसके लिए हम अप्रोप्राइट एक्सरसाइज करके उसको दूर कर सकते हैं, वैसे ही स्टडी हमारी जो बिट होती है उसका परगेशन कर देती है। नेक्स्ट लाइन इज बॉलिंग बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेन्स, यानी कि जो बॉलिंग होती है वो स्टोन और रेन्स के लिए अच्छी होती है, यानी कि जो बॉलिंग करते हैं जैसे कि एक क्रिकेट में जो बॉलिंग करते हैं जो खिलाड़ी, तो वो बहुत अच्छी होती है स्टोन और रेन्स के लिए, यानी कि स्टोन मीन्स किडनी एंड रेन्स के लिए। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, और जो शूटिंग होती है यानी कि निशानेबाजी होती है
वो लंग्स और ब्रेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, एंड जो स्टमक के लिए जेंटल वॉकिंग से हम जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको जेंटल वॉकिंग के थ्रू दूर किया जा सकता है। राइडिंग फॉर द हेड, और जो हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें राइडिंग के थ्रू दूर किया जा सकता है। एंड द लाइक, और इसी तरह और भी। यानी कि जो स्टोन है और रीन्स हैं उन्हें हम किससे दूर कर सकते हैं? बोलिंग से, और लंग्स और ब्रेस्ट के लिए शूटिंग, और स्टमक के लिए जेंटल वॉकिंग, एंड हेड के लिए राइडिंग, और ऐसे ही सेम। अब यहाँ पर जो पहले ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगता था ये ऐसे, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टोन एंड रिंग्स के लिए कौन सी, जो ये चार ऑप्शन दिए थे कि बॉलिंग, शूटिंग और जेंटल वॉकिंग और राइडिंग, कि इनमें से कौन सी स्टोन एंड रिंग्स के लिए यूजफुल है? तो उसका आंसर था बॉलिंग। तो ऐसे ही जनरली टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये ऐसे बहुत ही शॉर्ट है, कंसाइज है, तो इसमें इसमें जो फेमस लाइंस हैं उनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। सो इफ अ मैन्स बिट बी वॉन्डरिंग, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। यानी कि अगर किसी की बिट किसी किसी पीपल की बिट वॉन्डरिंग है, यानी कि उसका दिमाग इधर उधर घूमता रहता है और पढ़ाई में नहीं लगता, तो लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसे मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए। यानी कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब भी कोई हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें एक उसके स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हमारा कोई भी स्टेप गलत होता है तो हमें फिर से दोबारा से वहीं से शुरुआत करनी होती है, शुरू से। तो अगर किसी इंसान का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर उसका इधर उधर ध्यान भटकता रहता है, तो उसे मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए। For in demonstration, if his wit be called away never so little, he must begin again। अब यहाँ इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे कि वही बात बता रहा है जो मैंने यहाँ पे बताई थी कि अगर कोई भी उसके डेमोन्स्ट्रेशन में अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसे वो दोबारा से अगेन वहीं से शुरू करनी होगी। नेक्स्ट लाइन इज, इफ हिज बिट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश or find differences, let him study the schoolman for they are similar sectors। इस लाइन में बेकन कहते हैं कि अगर किसी इंसान की विट ऐसी है कि वो दो चीज़ों में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता है या फिर किन्हीं चीज़ों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो उसे स्कूलमैन की तरह स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज दे आर सिमिलर सेक्टर्स, यानी कि वो कैसे होते हैं स्कूलमैन? स्कूलमैन यहाँ पर उस टाइम के फ्रेंच फिलोसोफर और स्कॉलर्स को कहा गया है, उनको क्रिटिसाइज किया गया है कि जैसे कि वो दे आर सिमिलर सेक्टर्स, यानी कि वो कैसे होते हैं? बाल की खाल निकालने वाले। तो यदि किसी को दो चीज़ों को डिफरेंस करना नहीं आता है, डिफरेंशिएट करना नहीं आता है, तो उसे उन्हें स्कूलमैन के जैसे स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, if he be not apt to beat over the matters and to catch up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer's cases। So every defect of mind can may have a special receipt। यानी कि अगर कोई मैटर्स कोई भी मैटर हो उसमें किसी को बीट नहीं कर पा रहा है, तो उसे और अपने आप को उसे प्रूव करना है, और जो सामने वाला है उसको बताना भी है अपने आप को प्रूव करके, तो उसे लेट हिम स्टडी द लॉयर केसेस, तो उसे लॉयर के केसेस की स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि लॉयर्स क्या होते हैं, इन्हीं मामलों में माहिर होते हैं कि वो अपने आप को कैसे ना कैसे करके वो अपने आप को सामने वाले से प्रूव कर देते हैं कि हम ही राइट हैं, यानी कि हमारा जो केस है, यानी कि हमारी जो भी उनकी बातें होती हैं वो उनसे सामने वाले को डिफीट कर देते हैं और अपने आप को प्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन, सो एवरी डिफेक्ट ऑफ माइंड में हैव ए स्पेशल रिसीट, यानी कि जो हमारे माइंड का जो
एवरी डिफेक्ट ऑफ माइंड, यानी कि दिमाग की हमारी कोई भी जो कमी है या फिर कोई भी डिफेक्ट है तो उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट के थ्रू दूर किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का ऐसे, बहुत ही शॉर्ट है, छोटा है, अच्छा है। इसको हम कम टाइम में और अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इसमें इसकी जो फेमस फेमस लाइन्स हैं और जो भी कोटेशंस हैं, लाइक जो भी मैंने आपको बताई थी, तो वो हमें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। लाइक अभी जो रिसेंटली सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला कि इसमें जो ये है, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। तो इसके ही 3-4 ऑप्शन बना के नहीं उसने में, और उसको सेंटेंस के फॉर्म में देकर कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है, तो वो पूछा गया था। तो जनरली ऐसे में से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि हमें ऐसे पूरा लाइन बाय लाइन जैसे याद कर पाना तो खैर मुश्किल है, लेकिन ये छोटा ऐसे है तो इसकी जो फेमस लाइन्स हैं वो हमें याद होनी चाहिए। जैसे कि ये लाइन हो गई, और जैसे वो ये सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी फॉलो, अदर टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। एंड और भी नीचे 2-3 लाइन है जो बहुत फेमस है। तो टेक्स्ट को जब हम 2-3 बार रीडिंग लेंगे और इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा। और कुछ नेट से इनकी प्रैक्टिस कर लेना जिससे कि ये हमारा अच्छा कवर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.